बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने सीखा था कि कोई बॉडी जब मीन पॉइंट से जितना दूर जाती है वापसी पर उतना तेज आती है, यानी मीन पॉइंट से जितना दूर जाना वापसी पर उतना तेज आना। मीन पॉइंट से आपका डिस्प्लेसमेंट x ज्यादा होगा तो आपका एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। ये थी फर्स्ट कंडीशन, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पॉइंट। जिस मोशन के अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए वो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की फर्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करेंगे और ये प्रूव करेंगे कि ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है मैस स्प्रिंग सिस्टम। मैस स्प्रिंग सिस्टम। अगर हम बात करें मैस स्प्रिंग सिस्टम की तो मैस स्प्रिंग सिस्टम चीज क्या है? तो हमने एक मैस लिया और उसको स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया और उसको एक फिक्स जगह पर बांध दिया तो हमारे पास एक छोटा सा सिस्टम बन जाएगा जिसे हम मैस स्प्रिंग सिस्टम कहते हैं। तो मैस स्प्रिंग सिस्टम क्या चीज है? आपने एक स्लिंकी स्प्रिंग लिया, स्लिंकी स्प्रिंग यानी एक सॉफ्ट स्प्रिंग जो ऑसिलेट कर सकता है, हार्ड स्प्रिंग नहीं लेगा। स्लिंकी स्प्रिंग अटैच्ड और हमने उसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। किसके साथ जोड़ दिया? विद अ मैस, एक मैस के साथ। तो ये हमारे पास बनेगा मैस स्प्रिंग सिस्टम। अब होगा क्या? whose one end is fixed, whose one end is fixed। इसका एक कोना जो है वो हम फिक्स कर देंगे एंड सिस्टम इज प्लेस्ड ऑन, सिस्टम इज प्लेस्ड ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस। और इसको हम एक ऐसी टेबल पे, ऐसी सतह पे रख देंगे जहां पर उसको रुकावट ना हो या मिनिमम। अब यहां पर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में मास स्प्रिंग सिस्टम को जो दिया है तो ये हमने बयान की है उसकी कंस्ट्रक्शन, ये उसकी कंस्ट्रक्शन। तो मैस स्प्रिंग सिस्टम खुद क्या है? तो भाई मैस स्प्रिंग सिस्टम वो सिस्टम है जो ऑसिलेट कर सकता है और सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर सकता है। तो उसको भी डिफाइन कर लेते हैं, दैट कैन ऑसिलेट। ये इसकी पहली डेफिनेशन हो गई। ये ऑसिलेट भी करेगा एंड परफॉर्म और पूरा करेगा। क्या पूरा करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की फर्स्ट एग्जांपल हो जाएगी। लेकिन हमने अभी जैसे कहा कि हर वो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है जो ऑसिलेटरी तो है ही है, साथ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पॉइंट। अगर हम इस कंडीशन को पूरा कर लेंगे तो ये ट्रूली सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। अब इसी चीज को हम पहले एक डायग्राम की मदद से समझते हैं, देन नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अगर हम डायग्राम में देखें तो हमने जो बात की है, हम एक सपोर्ट के साथ एक स्प्रिंग लेंगे और उसको एक मैस के साथ अटैच करेंगे। यहां पर ये जो पॉइंट O है इसको हम मीन पॉइंट कहते हैं। अब क्योंकि ये अपनी जगह पर मौजूद है, मीन पॉइंट पर मौजूद है, तो हम क्या कर लेंगे, इसके ऊपर यहां पर एक फोर्स लगाएंगे और आप जानते हैं ये कौन सी फोर्स होगी? अप्लाइड फोर्स। हम अप्लाई करेंगे, हम इसे खींचना चाहेंगे। जब हमने इस पर फोर्स लगाई तो हमारे पास सबसे पहले देखिए क्या हुआ, फोर्स अप्लाई ऑन, फोर्स। चलो इसकी वर्किंग देख लेते हैं ये कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फोर्स अप्लाई ऑन मैस स्प्रिंग सिस्टम, फोर्स अप्लाई ऑन मैस स्प्रिंग सिस्टम। फोर्स अप्लाई ऑन, किस पे फोर्स लगानी है हमने? मैस स्प्रिंग सिस्टम। और ये जो फोर्स लगाई है ये कौन सी फोर्स है? अप्लाइड फोर्स, F है। जब हमने ये फोर्स लगाई तो उसके नतीजे में क्या होगा,
ये मास स्प्रिंग सिस्टम खिंचकर आगे चला जाएगा एक्सट्रीम पॉइंट। कहां पर चला जाएगा? लेट इसको ए कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अब ये कितना खिंच के गया? x। इसमें कितना खिंचाव आया? x, जिसको हम एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। तो अब हमारा देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ? सिस्टम एक्सटेंड स्ट्रेच हो गया। सिस्टम क्या हो गया? स्ट्रेच। स्ट्रेच मतलब खिंच गया। स्प्रिंग था तो खिंच सकता है, स्ट्रेच हो गया। सिस्टम स्ट्रेच टू एक्सट्रीम पॉइंट। सिस्टम खिंच के कहां पर चला गया? एक्सट्रीम पॉइंट, और उसका नाम क्या है? ए। एंड एम्पलीट्यूड क्या बना मेरे पास? एम्पलीट्यूड इज x। अब आप अपनी अगर राय में देखें तो यहां पर जो मैथ है ये वापसी के लिए जोर देगा या नहीं देगा? देगा। इसका मतलब ये है कि इसके पास वापसी के लिए एक फोर्स आ चुकी है जिसको हम क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। वो इसकी लचक की वजह से आई। हमने लास्ट लेक्चर में भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी बात की थी कि स्प्रिंग के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो उसकी इलास्टिसिटी की वजह से उसमें स्टोर होती है, क्योंकि हमने उसकी शेप को डिफॉर्म कर दिया, बिगाड़ दिया। अब अपनी शक्ल को वो रिस्टोर करना चाहता है, वापस लाना चाहता है, तो उसने अपने अंदर क्या चीज स्टोर कर ली? रिस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, एंड एम्पलीट्यूड उसने क्या कर दिया? x। तो इसका मतलब ये हुआ अब ये रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस कहां पर लाएगी? मीन पॉइंट पर। तो यहां पर क्या होगा? दिस रिस्टोरिंग फोर्स ब्रिंग्स लाएगी। किस ब्रिंग्स करेगी? वापस लाएगी। कहां पर ये वापस लाएगी? ब्रिंग्स द सिस्टम टू मीन। ये सिस्टम को वापस कहां पर ले आएगी? मीन। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम जानते हैं जब ये मीन पे आएगा तो x क्या हो जाएगा? 0। x 0 हो जाएगा तो f रिस्टोरिंग भी क्या हो जाएगा? 0। यानी रिस्टोरिंग फोर्स का काम था जस्ट मीन तक आना। लेकिन हम जानते हैं ये सिस्टम यहां पर रुकने वाला नहीं है, बल्कि सिस्टम आएगा और कंप्रेस भी होगा। कंप्रेस होकर पॉइंट बी पर आ जाएगा। अगेन उसने एम्पलीट्यूड कवर किया x। अब मीन से उसे पॉइंट बी पर लेके जाने वाली चीज कौन थी? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स 0 हो। तो अब देखें, मीन पर आपकी रिस्टोरिंग फोर्स 0। फ्रॉम मीन अब नेक्स्ट क्या होगा? फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पॉइंट बी। एक्सट्रीम पॉइंट बी सिस्टम मूव। सिस्टम जाएगा, लेकिन उसको लेके जाने वाली चीज कौन सी होगी? इनर्शिया। सिस्टम मूव्स ड्यू टू इनर्शिया। सिस्टम किसकी वजह से जाएगा? इनर्शिया। अब जब कंप्रेस होगा तो फिर इसके अंदर वापसी के लिए क्या चीज जमा हो जाएगी? रिस्टोरिंग फोर्स। ये रिस्टोरिंग फोर्स इसको दोबारा मीन पर लाएगी। मीन पर आकर रिस्टोरिंग फोर्स 0 हो जाएगी। फिर उसे आगे एक्सट्रीम पर लेके जाने वाली चीज इनर्शिया होगी। तो इस तरह ये सिस्टम रिस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया को यूज करके बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट करता रहेगा और सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। दूसरा, जितना हम इसका खिंचाव ज्यादा करेंगे, x ज्यादा होगा, तो इसमें एक्सेलरेशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा, जो ये साबित करता है कि इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन हम इसे मैथमेटिकली भी साबित करेंगे। मैथमेटिकली हम हुक्स लॉ की मदद से जानते हैं। 9th में हमने हुक्स लॉ पढ़ा। हुक्स लॉ F इज इक्वल टू माइनस kx। हुक्स लॉ की बेसिक डेफिनेशन क्या थी? F इज इक्वल टू माइनस के। F यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स है, k जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है और x आपका एम्पलीट्यूड है। यानी यहां से हमें पता चल गया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। आपकी रिस्टोरिंग फोर्स
जितनी ज्यादा होगी मतलब आपका एम्पलीट्यूड भी उतना ज्यादा होगा। ये कंडीशन आप सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले लेक्चर में आप देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर f की जगह तो हम सिंपली पुट कर देंगे एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स और a इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम एक्स। के के नीचे m को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब k भी कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है। इट्स मीन k ओवर m, इन दोनों को हमने कांस्टेंट कह दिया, क्योंकि जब एक कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट से डिवाइड हो तो जवाब भी क्या आता है, कांस्टेंट। तो इन दोनों को कांस्टेंट कह दिया तो मैं इसको सिंपली कह सकता हूं a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इनटू x और a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म से बेसिक कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव हो चुकी है, जिसका मतलब है कि इसका जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो डेफिनेटली इसका टाइम पीरियड भी होगा और फ्रीक्वेंसी भी होगी। अब हम बात करेंगे इसके टाइम पीरियड की। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा, टाइम पीरियड का मतलब है टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक चक्कर को मुकम्मल करने में जो वक्त लगता है वो क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। तो उसको पहले डिफाइन कर लेते हैं, टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक चक्कर के मुकम्मल करने का वक्त। अब देखें आप, सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर हम बात करें तो मैस स्प्रिंग सिस्टम की हमारे पास ये इक्वेशन आई है, इसको हम नाम दे देते हैं 1 का। तो इसकी इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम एक्स। एंड ये तो है मैस स्प्रिंग सिस्टम की इक्वेशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन जो है मैं उसको लिखता हूं a इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर इंटू एक्स। ये इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की और ये इक्वेशन है मैस स्प्रिंग सिस्टम की। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो a से कैंसिल हो जाएगा, माइनस से और x। तो मेरे पास जो चीज बचेगी r वो बच जाएगी k ओवर m इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। मेरे पास ये इक्वेशन। अब इससे हमने टी स्क्वायर को सेपरेट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा टी स्क्वायर इंटू के इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम आर। यहां से टी स्क्वायर को आप देखें, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम ओवर के। और यहां से अगर अंडर रूट लेंगे हम तो मेरे पास आएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर k। तो ये है टाइम पीरियड ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम, टाइम पीरियड ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम। अब इसको आप देखें, इसको हम यहां पर एनालाइज कर लेते हैं। तो इसका एनालाइज जब हम करेंगे तो इसमें सिंपली देखें, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस अंडर रूट। यानी मैस ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इट्स मीन मैस ज्यादा होगा तो खिंचाव भी ज्यादा होगा, एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होगा तो वक्त भी ज्यादा लगेगा। तो ये है टाइम पीरियड ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम। अब इसी चीज को अब हम टाइम पीरियड के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक सेकंड में कितने चक्कर लग सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसकी निकालते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। ना फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्ट होती है, f इज इक्वल टू 1/t। तो टाइम पीरियड के फार्मूले को हम इन्वर्ट कर लेंगे तो f इज इक्वल टू 2 पाई जो है ये 1/2 पाई हो जाएगा और अंडर रूट जो m/k है वो k/m हो जाएगा।
अब फ्रीक्वेंसी और मास का रिलेशन देखें तो आपको फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास मिलेगा। यानी जब मास ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। क्यों? जब मास ज्यादा होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, जब टाइम ज्यादा लगेगा तो आपकी ऑसिलेशंस की तादाद कम हो जाएगी। 1 सेकंड में जो चक्कर लगेंगे उनकी तादाद कम हो जाएगी।